Hello everyone, here I Kumal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज हम बात करेंगे all about Elizabethan drama. एलिजाबेथन ड्रामा की जैसा कि आप सब लोगों को पता है अपनी सीरीज चल रही है। तो आज हम स्पेसिफिक टॉपिक जो कि एलिजाबेथन ड्रामा से रेलेवेंट है उसके बारे में बात करेंगे। And that particular topic is all about the style of Elizabethan dramas. Elizabethan dramas की exactly जो style हुआ करती थी वो किस तरीके की हुआ करती थी उन सब के बारे में आज हम study out करेंगे. So let's begin with the first and foremost topic of style of Elizabethan dramas. सबसे पहली और फॉरमोस्ट जो स्टाइल है जो एलिजाबेथन ड्रामाज में यूज़ की जाती थी, इम्प्लीमेंट की जाती थी बाय द ड्रामेटिस्ट ऑफ एलिजाबेथन एरा, तो वो सबसे पहली जो स्टाइल है दैट इज़ असाइड्स. असाइड्स का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ. असाइड्स आर ब्रीफ कॉमेंट्स स्पोकन प्राइवेटली टू अनदर कैरेक्टर और डायरेक्टली टू द ऑडियंस. असाइड्स का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ प्राइवेटली किसी के साथ शेयर करना, या तो वो ऑडियंस के साथ जहाँ पे बाकी के जो रेस्ट कैरेक्टर्स हैं उस जो पर्टिकुलर कैरेक्टर के थॉट्स को नहीं सुन रहा है, या फिर वो जो कैरेक्टर है किसी और कैरेक्टर्स के साथ अपनी पर्सनल फीलिंग्स को शेयर करता है. जब वो अपनी बात बता रहा होता है किसी को भी, उस टाइम पे जो रेस्ट जो कैरेक्टर्स होते हैं स्टेज पे उनको उसके बारे में भनक भी नहीं पड़ती है. कानाफूसी काइंड ऑफ थिंग. ठीक है. दे आर नॉट हर्ड और नोटिस्ड बाय द रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स ऑन स्टेज. Typically, the character turns towards the audience and delivers the aside from behind his hand, thus hiding it from the rest of the players. तो बहुत सारे जैसे प्लेयर्स हैं स्टेज पे, मान लो 4 कैरेक्टर्स हैं. अब ये जो कैरेक्टर ये अपनी फीलिंग्स को रिवील करना चाहता है एक दूसरे कैरेक्टर के साथ, तो बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं उनको इन दोनों की बात, इन दोनों की कॉन्वर्सेशन नहीं सुनाई देगी. एक तो ये होता है साइड. दूसरा होता है इफ़ देर आर प्लेयर्स ऑन द स्टेज. मान लो ये 4 कैरेक्टर्स हैं ऑन द स्टेज और यहाँ पे जो ये कैरेक्टर ये अपनी पर्सनल फीलिंग्स को ऑडियंस की तरफ मूव करके, ऑडियंस की तरफ अपना चेहरा टर्न करके और उनसे अपनी कोई बात बोलता है. बाकी के जो कैरेक्टर हैं दे आर अननोन फ्रॉम हिज वर्ड्स, उनको नहीं पता कि एग्जैक्टली उसने क्या बोला, तो उसको क्या बोलेंगे हम, असाइड बोलेंगे. और यही टेक्निक, यही स्टाइल यूज़ की जाती थी बाय द एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट. This technique is used often by Elizabethan dramatists as a device to let the audience in the character's thoughts. ये डिवाइस कब यूज़ की जाती थी, तब जब ड्रामेटिस्ट एग्जैक्टली ये चाहता है कि जो ऑडियंस है उसको इनर थॉट्स के बारे में पता चले, किसी भी कैरेक्टर के इनर थॉट्स के बारे में पता चले. इसके लिए इस टेक्निक, इस स्टाइल का यूज़ किया जाता था. ठीक है. दूसरी जो स्टाइल है दैट इज़ ब्लैंक वर्स. ड्रामास को जब लिखा जाता था या फिर डायलॉग जब बोले जाते थे तो वो ब्लैंक वर्स में ही रिसाइटेड होते थे. ठीक है. ब्लैंक वर्स क्या होता है एग्जैक्टली? ब्लैंक वर्स इज अनराइम्ड आयाम्बिक पेंटामीटर. एक अनराइम्ड आयाम्बिक पेंटामीटर होता है जिसमें राइमिंग नहीं होती है. ठीक है. पर आयाम्बिक पेंटामीटर जो टेक्निक है वो होती है. द प्राइमरी फॉर्म यूज बाई एलिजाबेथन प्ले राइट्स. ये एलिजाबेथन प्ले राइट्स यूज़ करते थे एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ द राइटिंग ड्रामाज. Although prose and many other forms of poetry are also found throughout plays. और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, स्टाइल्स हैं जो कि यूज़ की जाती थी बाई ऑल दोस ड्रामेटिस्ट. Serious characters of high stature and nobility often speak in blank verse, especially when discussing important issues, while comic and lower class characters are less likely to do so. ब्लैंक वर्स का यूज़ अपने डायलॉग में वो कैरेक्टर्स करते थे जो कि एक हाई और सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, प्लस वो किसी सीरियस इशू पे अगर डिस्कशन उनका चल रहा होता तब इस पर्टिकुलर स्टाइल ब्लैंक वर्स का यूज़ किया जाता था. ठीक है. इसके जगह पे जो लोअर कैरेक्टर्स होते थे, लोअर क्लास कैरेक्टर्स होते थे, वो इस टेक्निक का यूज़ नहीं करते थे. तो जो ड्रामेटिस्ट थे वो जो हाई क्लास सोफिस्टिकेटेड जो लोग होते थे उन्हीं के डायलॉग्स को ब्लैंक वर्स में लिखते थे.
बाकी जो लोअर कैरेक्टर्स होते थे उनको नॉर्मल जो अपना नॉर्मल डेली रूटीन जो कॉन्वर्सेशन होता है उसी कॉन्वर्सेशन में वो बात करते थे। तो ये दूसरी टेक्निक होगी, दूसरी स्टाइल हो गई ऑफ ड्रामेटिस्ट टू राइटिंग ड्रामास। थर्ड है आयाम्बिक पेंटामीटर। आयाम्बिक पेंटामीटर क्या होता है एग्जैक्टली? ये पोइटिक डिवाइस होती है, ऐसी डिवाइस होती है जिसमें किसी भी एक सेंटेंस को या पोइट्री को या डायलॉग को लिखा जाता है, ठीक है। तो आयाम्बिक पेंटामीटर इज द रिदम यूज्ड इन द एलिजाबेथन ब्लैंक वर्स। एलिजाबेथन ब्लैंक वर्स में जो जो रिदम यूज़ की जाती थी उसको आयाम्बिक पेंटामीटर बोलते हैं। आयाम्बिक पेंटामीटर होता क्या है? कोई भी एक लाइन है जिसमें पहला जो वर्ड है, जो पहला लेटर है, दैट वुड बी अनस्ट्रेस्ड, ठीक है। कोई भी पहला लेटर है वो अनस्ट्रेस्ड होता था। दूसरा लेटर दैट वुड बी स्ट्रेस्ड। तो इस तरीके से एक वर्ड अनस्ट्रेस्ड, दूसरा वर्ड स्ट्रेस्ड, देन अगेन अनस्ट्रेस्ड, देन स्ट्रेस्ड, अगेन अनस्ट्रेस्ड एंड देन स्ट्रेस्ड। तो इस तरीके से 10 सिलेबल्स यूज़ की जाते हैं पर्टिकुलर लाइन में, और उसमें एक सिलेबल अनस्ट्रेस्ड, दूसरा स्ट्रेस्ड। तो ऐसे फीट होता है, इसमें रिदम होती है एक पर्टिकुलर। सो ईच लाइन हैव्स 2 सिलेबल, हर एक लाइन में 2 सिलेबल होता है, यूनिट और फीट, विद द सेकेंड सिलेबल ऑफ ईच यूनिट रिसीविंग द हैवीएस्ट स्ट्रेस, ठीक है। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर रिदम यूज़ की जाती है। आयाम्बिक पेंटामीटर एक रिदम होती है जो कि यूज़ की जाती है इन ब्लैंक वर्स। फोर्थ जो स्टाइल है दैट इज इंसल्ट्स। इंसल्ट्स मतलब किसी को स्कॉल करना या किसी को गलत नाम से पुकारना। ये टेक्निक भी यूज़ की जाती थी बाय द ड्रामेटिस्ट ऑफ एलिजाबेथन एरा। सो नेम कॉलिंग वॉज एन आर्ट फॉर्म ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज, एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द प्लेस फ्रॉम द दैट पीरियड। तो किसी का नाम बुलाना गलत तरीके से, ठीक है, गलत फॉर्मेशन में किसी का नाम पुकारना, वो उस टाइम की एक बहुत बढ़िया टेक्निक होती थी। किसी को इंसल्ट, किसी एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को इंसल्ट करता था, तो कैरेक्टर्स ऑफन इंगेज इन वर्बल ड्यूलिंग। ऐसे वर्ड्स यूज़ करते थे जिनका डबल वो मीनिंग निकले टू इंसल्ट द नेक्स्ट कैरेक्टर। हर्लिंग क्रिएटिव स्लर्स, वो क्रिएटिव स्लर्स का यूज़ करते थे किसी भी कैरेक्टर को इंसल्ट करने के लिए, होपिंग टू गेट द अपर हैंड और हैव द लास्ट वर्ड बाय डिलीवरिंग द बेस्ट इंसल्ट। शेक्सपियर वॉज अ मास्टर at creating these insults such as you ungrateful fox or overbeing slave। तो ये इस तरीके के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, इस तरीके के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं टू मतलब किए जाते थे टू इंसल्ट द कैरेक्टर्स। अगर कोई एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को इंसल्ट कर रहा है तो इस तरीके के स्लर्स, बहुत क्रिएटिव स्लर्स यूज़ करते थे वो लोग, ठीक है, अब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ करते थे एग्जैक्टली जिनका मीनिंग डबल होता है। जैसे यहाँ पे यूज़ किया गया यू अनग्रेटफुल फॉक्स। फॉक्स वैसे आप जानते हो क्या होता है, बट यहाँ पे कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को इंसल्ट करने के लिए ये वर्ड यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के वर्ड्स भी यूज़ किए जाते थे by those characters. Another style is word play। वर्ड्स के साथ खेलना क्रिएटिव तरीके से, ये दूसरी स्टाइल थी। सो एलिजाबेथन्स वर फॉन्ड ऑफ वर्ड प्ले एंड दे स्पेशली अप्रिशिएटेड पन्स। पन्स का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता था। पन क्या होता है एग्जैक्टली? जहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं वो सिमिलर साउंडेड वर्ड्स का यूज़ करता है, कॉन्टिन्यूस सिमिलर साउंडेड वर्ड्स का, ठीक है, या फिर कोई एक ऐसा वर्ड जिसके बहुत सारे मीनिंग्स और फंक्शंस हों। तो इस तरीके से एक क्रिएटिव तरीके से डायलॉग लिखना, डायलॉग बोलना उस टाइम का स्टाइल और फैशन हुआ करता था। वन ऑफ द मोस्ट स्किल्ड इन द यूज़ ऑफ पन्स वर्ड प्ले वॉज शेक्सपियर। सो एक बहुत ही वेल रिनाउंड ड्रामा है रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट के बारे में आप सबने डेफिनेटली सुना होगा। तो उसमें एक कैरेक्टर होता है दैट इज़ मर्क्यूसियो। मर्क्यूसियो जब एग्जैक्टली व्हेन ही लाइज डाइंग, जब वो मर रहा होता है जस्ट बिकॉज ऑफ अ वोंड बाय अ स्वॉर्ड, तो वो एग्जैक्टली रोमियो को जिस तरीके से अपनी फीलिंग्स बताता है वो क्या बोलता है, आस्क फॉर मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी अ ग्रे मैन। तो यहाँ पे किस तरीके से ब्यूटीफुल वर्ड का यूज़ किया गया, जैसे आस्क फॉर मी टुमारो, कि तुम जब मेरे बारे में कल पूछोगे तो मैं क्या, तब तक मैं मर चुका हूँगा। सिंपल तो यही है।
पर यहाँ पे क्रिएटिव तरीके से वर्ड प्ले, वर्ड्स को प्ले करके, वर्ड्स को मोड करके बताया गया है दैट आस्क फॉर मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव मैन। तो इस तरीके के वर्ड प्लेस भी आपको उस टाइम के जो भी ड्रामाज हैं उनमें मिलेंगे। अनदर स्टाइल इज राइम्ड कपलेट। कपलेट का मतलब आपको डेफिनेटली पता होगा, अ पेयर ऑफ टू लाइन्स, एक 2 लाइन का पेयर अप। तो ये राइम कपलेट्स भी यूज किए जाते थे बाय द ड्रामेटिस्ट ऑफ एलिजाबेथन एरा। राइम कपलेट्स आर 2 लाइन ऑफ पोइट्री दैट राइम एज। यहाँ पे एक प्रॉपर कपलेट दिया हुआ है, वो मैं आपको रिसाइट करके बताती हूँ, क्योंकि उस टाइम के ड्रामाज में यूज़ किए जाते थे बाय द ड्रामेटिस्ट। Well, Ellen, and do the best I can to match my daughter to this gentleman. तो यहाँ पे क्या है, फ्रॉम थॉमस डेकर्स द शोमेकर्स हॉलीडे, राइम कपलेट्स ऑफन सिग्नल द एंड ऑफ अ सीन और एक्ट। किसी भी सीन या एक्ट को जब एंड करना होता था तब राइम कपलेट का यूज़ करते थे वो लोग। ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये टॉमस डेकर के शोमेकर हॉलीडे, ये ड्रामा है टॉमस डेकर का, वहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से राइम कपलेट का जो स्टाइल है वो अपने ड्रामाज में इम्प्लाई करते थे। अनदर स्टाइल इज सीनरी एंड सेटिंग्स। सीनरी एंड स्टाइल्स या फिर सीनरी एंड सेटिंग्स, मोस्ट एलिजाबेथन प्लेज वर परफॉर्म्ड ऑन अ बेयर स्टेज विद नो सीनरी एंड नो सेट्स। ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, उस टाइम के जो ड्रामाज होते थे वो बेयर स्टेज पे होते थे, जहाँ पे कोई सीनरी, कोई सेटिंग, कुछ नहीं है। ठीक है, therefore to let the audience know where and when the action was taking place, playwrights would begin scenes with lines that establish place and time. तो इसके लिए क्या करते थे, जो ड्रामेटिस्ट हुआ करते थे वो कुछ लाइंस लिखा करते थे जिससे कि वो इंट्रोड्यूस करते थे ऑडियंस को कि एग्जैक्टली जो ड्रामा है वो किस वक्त शुरू हो रहा है और कहाँ पे शुरू हो रहा है। ठीक, तो प्लेस एंड टाइम को इंट्रोड्यूस करने के लिए कुछ लाइंस का यूज़ किया जाता था बाय द ड्रामेटिस्ट, क्योंकि सेटिंग और सीनरीज का इतना प्रॉपर फैसिलेशन उस टाइम पे नहीं हुआ करता था, तो सीनरी और सेटिंग्स को इंट्रोड्यूस किया जाता था। ठीक है, तो ये दूसरी स्टाइल है which was used by the dramatist of that era. Finally, we have upon the another last but not the least style which was used by the dramatist of Elizabethan era, that is soliloquy. Soliloquy के बारे में आप सबको पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ. A soliloquy is a speech that reveals a character's thought. The soliloquy tells the audience what is going on in a character's mind. सॉलिलुकी का पर्पज़ ये होता है कि कैरेक्टर के माइंड में क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें ऑडियंस को पता होना चाहिए, और जब एक कैरेक्टर ऑडियंस के सामने खड़ा होके ऑडियंस को फेस करके उसे अपनी सारी जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, कन्फ्यूजन्स है, जो भी उसके मन में चल रहा है वो सारे रिवील करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सॉलिलुकी बोलते हैं. द मोस्ट फेमस सॉलिलुकी इन ऑल ऑफ ड्रामा इज टू बी और नॉट टू बी. सबसे वेल रिनाउंड जो सॉलिलुकी है जिसके बारे में आपको सबको पता होगा, हैमलेट की है वो, और जो प्रिंस हैमलेट है उसकी सॉलिलुकी है, दैट इज टू बी और नॉट टू बी. स्पीच फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट. नाउ वी हैव अनदर स्टाइल दैट इज वायलेंस. वायलेंस का आपको सबको पता होगा क्या मतलब होता है. So in most Elizabethan plays, the violent acts occur off stage. Elizabethan dramas में जो violent जो भी acts या scenes हुआ करते थे वो off stage हुआ करते थे, और उनको inform किया जाता था by a character to the audience. ठीक है, these acts are then reported on stage by one character to other characters, and thus the audience learns of action that does not need to be इनएक्टेड डायरेक्टली. होता क्या था, अगर कोई भी ब्रूटल कोई मर्डर हो रहा है, कोई भी वॉर हो रहा है, बैटल हो रहा है बिटवीन द टू कंट्रीज, टू स्टेट्स, टू कैरेक्टर्स, तो वो सारी चीज़ें इन्फॉर्म की जाती थी बाय अ कैरेक्टर टू अनदर कैरेक्टर, जिससे ऑडियंस को पता चलता था कि एग्जैक्टली ये चीज़ हुई है, ये ब्रूटल एक्ट हुआ है ऑफ स्टेज. This convention allowed Elizabethan dramatists to include huge battles as a part of the action of their plays without
the theaters having to hire hundreds of actors to perform the plays. क्योंकि वो मैं सेम चीज़ दोबारा रिपीट करूँगी, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से जो एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट हुआ करते थे वो ऑफ स्टेज किसी भी वॉयलेंस को एक्ट आउट करते थे और एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को ऑन स्टेज जाके इन्फॉर्म करता था, तब ऑडियंस को पता लगता था कि एग्जैक्टली ये ब्रूटल एक्ट हुआ है। इससे क्या होता था, उन्हें बहुत सारे प्लेयर्स हायर करने की नीड नहीं होती थी, क्योंकि अगर आप किसी बैटल को दिखा रहे हैं ऑन स्टेज तो बहुत सारे प्लेयर्स की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। तो उस चीज़ को कम करने के लिए वो इस तरीके से ऑफ स्टेज एक्ट करते और फिर उसको ऑन स्टेज इंट्रोड्यूस किया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है। Also, horrific acts of brutality that are difficult to execute on stage are often more effective when described than when actually shown. जो भी हॉरिफिक जो भी एक्ट्स होते थे, ब्रूटल एक्ट्स होते थे, उनको इन्फॉर्म करना वो लोग ज़्यादा कन्वीनियंट समझते थे। ठीक है। Members of the audience must use their imagination to visualize the carnage. और ऑडियंस की इमेजिनेटिव कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता था कि एग्जैक्टली वो उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं या नहीं, often creating a scene in their minds much worse than ever could be created on stage. The Elizabethan dramatists borrowed this tradition from Greek tragedy. और ये जो फॉर्म था, ये ट्रेडिशन था, वो ग्रीक ट्रेजेडी से एक्सट्रैक्टेड था। एग्जैक्टली वो ऑन स्टेज सारे ब्रूटल एक्ट्स इसलिए नहीं करते थे क्योंकि किसी पे नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े उस चीज़ का। ठीक है, तो इसलिए उनको ऑडियंस को इन्फॉर्म ही किया जाता था ऑल अबाउट द ब्रूटल एक्ट्स, हॉरिफिक एक्ट्स जो भी होते थे। So these were the styles which were used by the dramatists of Elizabethan era. Hope you people like all the styles, and don't forget to like the channel too, and like the video too अगर आपको content सही लगा है तो, and don't forget to subscribe the channel. Don't forget to press the bell icon to get the notification of our each videos. Thank you so much for attending lecture at Gargi classes. Stay continue.